नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन भी मिल चुका है। वहीं इस महापंचायत को लेकर बीजेपी ने ये महापंचायत विपक्ष का एक राजनीतिक मुद्दा बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा की है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत होगी, जिससे अब अंकिता भंडारी को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के माता पिता के आग्रह पर सीबीआई जांच शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान में चल रही सीबीआई जांच सरकार प्रायोजित शिकायत के आधार पर हो रही है और गठबंधन की मांग है कि जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराई जाए, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। जहां धामी सरकार अंकिता भंडारी के माता पिता को दिया हुआ सीबीआई जांच का वादा पूरा कर दिया है, तो वहीं विपक्ष अभी भी सीबीआई जांच के कई पहलुओं पर सरकार को घेर रहा है। फिलहाल सीबीआई वीआईपी के पहलू की जांच कर रही है। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव का ये एक अहम मुद्दा भी रहने वाला है। महापंचायत को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। ये पूर्ण है कि बहन अंकिता की इस प्रकार से मौत हुई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद भी करता हूं कि उसके परिवार के बहन अंकिता के माँ बाप के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की जो मांग थी उसको पूरा भी किया है। और विपक्षियों का तो देखिए हमेशा से ही चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष में विरोध करना रहा भी है और आज भी वो वही काम कर रहे हैं। सब लोग मिल करके एक जब सीबीआई जांच की आम मांग थी, सबकी मांग थी, हम लोगों की भी मांग थी, उसको पूरा किया जा चुका है। तो अब महापंचायत या इस प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं। मैंने कहा नहीं कि कुछ लोगों के पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है, अपने प्रदेश के प्रति कोई जवाबदेही महसूस नहीं होती और जब लोगों की इस प्रकार की भावना होती है तो इस प्रकार की अनावश्यक बातों को तूल देते हैं। जब एक बार जन भावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, ये आगे बढ़ गया है, तो फिर इस प्रकार के विवाद खड़ा करना, इस प्रकार की अनावश्यक की बातें केवल चुनावी स्टंट बनाने के लिए करना ये उचित नहीं है। लोग समझते हैं इस बात को, जनता भी इस बात को समझती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उनके किसी के करने से नहीं होगा। अंतोगता जो सच्चाई है उस सच्चाई पर हर आदमी विचार भी करता है, उसको समझता भी है। 8 फरवरी 2026 को जो महापंचायत बुलाई गई है वो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए है और मुख्यमंत्री के आदेशों पर जो साक्ष्य मिटाए गए थे, आज उनका जवाब देने का वक्त आ गया है और कांग्रेस पार्टी इसको समर्थन दे रही है। इसका कॉल उत्तराखंड की महिलाओं ने दिया है, उनके संगठन ने दिया है। तो ये कहना कि ये कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति कर रही है तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि भाजपा के लोग जो अंकिता भंडारी के वीआईपी को इस वक्त जांच के दायरे में लाना चाहते हैं और वो अज्ञात वीआईपी नहीं, ज्ञात वीआईपी जो 2 नाम आ चुके हैं, गट्टू और अजय कुमार का, उसमें अगर भाजपा के लोग साथ आना चाहते हैं तो वो भी दे समर्थन महापंचायत को, हम भी दे रहे हैं समर्थन महापंचायत को। लेकिन अनिल जोशी जो टेंटेड है कि उन्होंने जंगल की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनके एफआईआर पर ये संस्तुति क्यों दी गई और ये संस्तुति एफआईआर दर्ज होने के पहले कैसे दी गई? तो ये पूरा का पूरा जो है बता रहा है कि भाजपा वीआईपी को बचा रही है और महापंचायत में उस वीआईपी को सामने लाया जाएगा, उस पर न्याय की मांग करी जाएगी। इंडिया गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को देख करके उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम
8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और आज हम वही अपील करने के लिए आए हैं राज्य के लोगों से और विभिन्न संगठनों से कि उस महापंचायत का पूरा समर्थन करें और उसमें भाग लें। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऐलान किया है महापंचायत का और देहरादून के परेड ग्राउंड में विपक्ष की महापंचायत होगी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए ये महापंचायत की जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बता रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठाने से लगी हुई है। तो महापंचायत को बीजेपी ने एक राजनीतिक मुद्दा बताया है, जो कांग्रेस इस राजनीतिक मुद्दे का फायदा उठाना चाहती है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। अंकिता भंडारी के माता पिता के आग्रह पर सीबीआई जांच भी शुरू हो चुकी है और कई पहलुओं की भी जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से उच्चतम न्यायालय की निगरानी में ये जांच कराने की मांग पहले भी की जा रही थी और अभी भी की जा रही है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। विपक्ष के सभी दलों ने महापंचायत को समर्थन दिया है और कल यानी कि 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में गठबंधन के सभी दलों के नेता वहां पर इकट्ठा होंगे और क्या कुछ महापंचायत में बड़ी बातें होंगी ये भी देखना होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बदूनी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से आशीष नेगी जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चंदोला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल सर आपके पास से आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज है, पहले भी तेज थी और ये भी माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अब विपक्ष इस पे कल महापंचायत का भी ऐलान कर चुका है, बीजेपी दूसरी तरफ इसे राजनीतिक मुद्दा बता रही है। आपकी समझ में क्या कुछ आ पा रहा है? पुष्पन जी, पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मेरी जानकारी के अनुसार ये महापंचायत कांग्रेस ने नहीं की है या विपक्ष की नहीं है। ये जो भू कानून मूल निवास समिति के लोग और कुछ अन्य संगठन जो है उनकी तरफ से है और कांग्रेस और अन्य विपक्षी गठबंधन जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उन्होंने समर्थन दिया है। तो जो हम कह रहे हैं कि हरीश रावत ने ऐलान किया, हरीश रावत ने समर्थन देने का ऐलान किया है और ये महापंचायत कोई और आयोजित कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जो ये प्रकरण है अंकिता भंडारी वाला, ये बीजेपी के लिए हमेशा के लिए एक दर्द देने वाला प्रकरण हो गया है। अब वो बात अलग है कि बीजेपी इसको कितना कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव होंगे या वैसे भी जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो ये प्रकरण हर बार उठेगा और जितनी बार ये प्रकरण उठेगा उतनी बार बीजेपी को इसका नुकसान होगा। अब वो बात अलग है बीजेपी कितना उसको मैनेज कर पाती है, कितने उस नुकसान की भरपाई कर पाती है या कितना उस मामले को संभाल पाती है। क्योंकि आज इस प्रदेश के हर आदमी के दिमाग में एक सवाल है कि उस प्रकरण में आखिर हुआ क्या, और उससे ज्यादा जो नुकसान करेगा बीजेपी को वो ये एक जो नैरेटिव आम आदमी के दिमाग में आ गया है कि बीजेपी वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। अब वो वीआईपी कोई है कोई नहीं है वो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है ना, उससे एक आम आदमी के दिमाग में एक मैसेज ये चले गया है कि कोई वीआईपी तो पक्का है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है। और ये जो पूरा नैरेटिव है ये बीजेपी को नुकसान करेगा, क्योंकि कोई वीआईपी है या नहीं है ये तो जांच के बाद निकलना है, स्वाभाविक सी बात है। सीबीआई जांच की बात हो चुकी है तो उसके बाद कुछ निकलना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से बचाने की कोशिशें, इस पूरे प्रकरण को ढालने की कोशिशें, उसको मोड़ने की कोशिश हो रही है, उससे आम जनता के दिमाग में मैसेज जा रहा है कि इतना कुछ करने की जरूरत पड़ क्यों रही है, कहीं कुछ है तो नहीं जिसके कारण इतना कुछ करने की जरूरत पड़ रही हो। हाँ, नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो आम जनता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ और वही सबसे ज्यादा नुकसान होगा बीजेपी। हाँ, और अनिल जी दूसरी तरफ जो विपक्ष महापंचायत का समर्थन कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी अपने तरीके से राजनीति करने से लगा हुआ है इस मुद्दे पर? देखिए ऐसा है, कोई भी प्रकरण होता है ना, आपको भी पता है अगले साल चुनाव है तो हर बीजेपी चाहेगी कि उसका फायदा लिया जाए, विपक्ष भी चाहेगा उसका फायदा लिया जाए। कोई भी प्रकरण होता है, चुनाव का समय है, वैसे भी
जब इस तरह का कोई बड़ा मामला होता है जिसमें लोगों को लगता है कि एक बड़ा सेंटीमेंट किसी तरफ जा सकता है, तो हर राजनीतिक दल उसको भुनाने की कोशिश करता है। और क्योंकि अगले साल देश में चुनाव है, तो निश्चित तौर पर उससे पहले हर कोई ये चाहेगा कि अधिकतम माइलेज वो ले सके, जितना उसको मिल सकता है उतनी कोशिश तो सब करेंगे। तो वो बीजेपी भी करेगी और वो ठीक है सर, भी करेगा। ठीक है आशीष नेगी जी, क्योंकि आपने महापंचायत का समर्थन किया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो और गठबंधन के दल हैं उनके नेता भी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी हमला कर रही है, निशाना साध रही है साफ तौर पर कि कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, चुनावी स्टंट है ये मात्र। देखिए, पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा नाम थोड़ा ठीक कर दीजिए, ठीक करवा दीजिए। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसे मुद्दा बना रही है चुनाव के लिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 1000 से अधिक मुद्दे हैं। हाँ। इन्होंने पिछले 9 साल की में जो की जनता के साथ अन्याय किया है और जो छलने, लूटने और उनको प्रताड़ित करने का काम किया, वो मामले पर्याप्त है इनकी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी अनेक बहुउद्देशीय शिविर और अनेक भाषणों में साबित कर दिया है कि नफरती भाषण के अलावा उनके पास करने और कहने के लिए और बताने के लिए कोई काम है ही नहीं। उन्होंने जिस 1800 करोड़ रुपए खर्च करके जिस जो होर्डिंग्स और जो तमाम आउटडोर और इंडोर मीडिया और सब चीजों में जो काम खर्च किया, उसमें ये भी नहीं लिखा कि ये कौन सा काम है जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो मुख्यमंत्री जी अपने छाती पर मेडल के रूप में लगा सके कि ये काम उनके द्वारा किए गए हैं। राज्य के उद्योग धंधे तबाह हुए हैं और उसमें अंकिता भंडारी का जो कांड है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक बेटी जो काम करने के लिए घर से बाहर निकली और उसके साथ इस तरह का अपराध हुआ, तो हजारों हजार बेटियां उत्तराखंड की अब काम करने से डरने लगी है। अर्थव्यवस्था पर, मानव संसाधन के विकास के लिए जो हम काम कर सकते थे उस पर भी हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने और राज्य की भाजपा ने एक काम कहा था कि हम स्किल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खोलेंगे, जिससे उन्हें प्रोफेशनल शिक्षा उनके घर के आसपास दी जा सकेगी। यदि अंकिता भंडारी को होटल मैनेजमेंट के कोर्स की फीस जमा करने का मुद्दा ना होता, तो शायद ये दुर्घटना ना होती। हाँ। लेकिन हम भाजपा से आशीष जी यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आपने बार बार अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा कई बार उठाया है और फिर आप शायद वो मुद्दा उस कंटिन्यू तरीके से नहीं उठा पाते। ठीक है, जो देहरादून में कल महापंचायत की बात चल रही है, आपने देहरादून में प्रदर्शन भी किया था, ठीक है, फिर आप शायद ये मुद्दा गायब हो गया आपसे। नहीं, देखिए, ये जो आरोप है ये तथ्य विहीन है। ऐसा एक सप्ताह, एक माह आप बताइए जब कांग्रेस ने अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी की जांच के लिए अपना वक्तव्य या अपना प्रयास ना किया गया हो। हमने राज्य के राज्यपाल से लेकर अगर पुलिस के कर्मचारी तक सबको ये कहा कि वो वीआईपी ढूंढिए, वो वीआईपी भाजपा कार्यालय में घुसा हुआ है। हाँ। आज पहले हमारा शक एक पर था, लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक ने अपनी पत्नी की बातचीत में दूसरे का भी खुलासा कर दिया। हम ही क्या फाइल की तरह इसमें बहुत कुछ, उत्तराखंड के जो भाजपा के लोग हैं वो इतने दूर के धुले नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसे गलत काम नहीं किया है। लेकिन उस गलत काम का नुकसान यदि राज्य की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और बेटियों के भविष्य पर है, तो ये मामला बहुत गंभीर है। हाँ, ठीक है प्रभा जी, क्योंकि बेशक सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर हो रही हो, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के जरिए ये जांच की मांग कर रहा था, सिटिंग जज की निगरानी में मांग की जा रही थी, लेकिन अभी भी लोगों का यह भी मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बड़ा रहने वाला है। ठीक है, और आपके खुद के विधायक ही सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे और कई ऐसी बयानबाजी भी निकल कर आई जब आपके नेताओं के ही वीडियो वायरल होने लगे। तो 2027 में कहीं नुकसान न हो जाए आपको? देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बेटी अंकिता के न्याय की बात है, उसके लिए हमारी जो सरकार है, हमने डे 1 से ही इसके लिए काम किया था। और जो सीबीआई जांच की ये लोग बात कर रहे हैं, वो तो हमने शुरू में ही कहा था जब ये घटना भी घटित हुई थी। मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूंगी। तो जो एसआईटी थी, उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए, जब उन्होंने अपनी जांच के साक्ष्य वहां पर प्रस्तुत किए थे और यही वहां पर कार्यवाही होती है। लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो जांच के तथ्यों को देखा और उन्होंने देखा कि सारी जांच हुई है और निष्पक्ष हुई है, तो उन्होंने खुद इसके लिए मना किया था। इसमें सरकार ने अच्छे से अच्छे वकील शुरू से दिए थे
और उसी का नतीजा है कि जो भी आरोपी जो उस जांच में पाए गए वो आज सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद आज 3-4 साल तक कांग्रेस सोई भी थी, सब सोए हुए थे। जो आज ये कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि हम इस मुद्दे को भुनाएंगे, देखिए पहले तो ये मुद्दा नहीं है, मैं कहूंगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी कि वो जगह कहीं भी हो जाती बिल्कुल है। घटना है। अभी प्रभा जी आप बोल रहे हैं कि जो भी आरोपी थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, बिल्कुल। तो फिर आपने किसके दबाव में सीबीआई जांच की सिफारिश की? क्या जनहित के दबाव में? क्योंकि विपक्ष की मांग तो आप मानेंगे नहीं। नहीं, देखिए बात यह है कि जब हमें अभी कुछ महीनों पूर्व देखा कि एक वीडियो ऑडियो वायरल होती है, एक महिला है जो कि अपने आप को हमारे निष्कासित भाजपा से जो विधायक थे उनकी पत्नी बताती हैं, उन्होंने ठीक है ऑडियो वीडियो वायरल हुए, उसके बाद जनता में भी निश्चित तौर पर हमें भी उसी के माध्यम से सबको पता चला राज्य में, और जनता ने भी मांग करी। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जो पीड़ित अंकिता हमारी बेटी थी, देखिए उस परिवार से ज्यादा किसको दुख होगा इस घटना का, उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी और उनसे पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। तो उनके कहने के बाद तुरंत एफआईआर करवाई गई और उसके बाद सीबीआई जांच की संस्तुति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई और आज उसी का परिणाम है कि जी सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई क्राइम ब्रांच की टीम देहरादून आ गई है, अब वो पूछताछ करेगी और आगे जो भी इसमें दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। हमारी सरकार ने मतलब अभी भी आपको लगता है कि इसमें कोई ना कोई दोषी होगा अभी? और देखिए पुष्पेंद्र जी, जब ये जांच चलेगी आगे आएगी, जिन लोगों ने कहा है, जो ऑडियो है वीडियो है जिसके लिए भी एसआईटी गठित हो रखी है, देखिए ये तो जांच का विषय है, फॉरेंसिक जांच उनकी चल रही है, क्योंकि आजकल हमें पता है कि सोशल मीडिया एआई का समय भी है, वो तथ्य कितने सही हैं कितने नहीं है, वो चीजें भी देखी जाएंगी। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ आप कह रही हैं कि जो आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, और जब सरकार इस बात को मान रही है कि इस पूरे मामले में इंसाफ हो चुका है जो होना था, या तो आप अंकिता के माता पिता को नहीं समझा पाए या विपक्ष को नहीं समझा पाए, और आप बोल रही हैं कि अचानक से उर्मिला सनावर बीच में आती हैं, ऑडियो वीडियो वायरल करती हैं, उसके बाद ये मुद्दा गरमा जाता है, फिर सीबीआई जांच हो जाती है। ऐसे तो अगर कोई भी आकर किसी के खिलाफ भी कोई मुद्दा उठाने लगे, ऑडियो वीडियो वायरल करने लगे, तो सीबीआई जांच तुरंत हो जाएगी। फिर तो सरकार को खुद झुकना पड़ेगा। नहीं पुष्पेंद्र जी, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ऑडियो वीडियो वायरल हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जब ये पहले जो आरोपी थे उस समय जो जांच हुई थी, क्योंकि अगर सरकार की भूमिका उसमें देखी जाए, क्योंकि विपक्ष आज ये नहीं कह रहा है कि जांच सही है गलत है, उनका टारगेट केवल बीजेपी है। वो उनको ना तो बेटी अंकिता को न्याय दिलाने से मतलब है, ना उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ करने से मतलब है, उनका सिर्फ ये, क्योंकि आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विजन नहीं है, वो सोचते हैं कि बेटी अंकिता के नाम पर वो सियासत करेंगे, महापंचायत करेंगे और इन सब चीजों से उनकी रोटियां चलेंगी और जब तक चुनाव आएंगे तो इसी मुद्दे के सहारे उनकी नैया पार लगेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर ऑडियो वीडियो रिलीज हुआ और उसमें जो निष्कासित भाजपा विधायक है उनकी आवाज आई और उससे हमें लगा कि जो जनता है, देखिए जो प्रदेश के मुखिया हैं, हम शुरू से ये कहते आए हैं कि भाजपा सरकार में सबको न्याय मिलेगा। जब सरकार को ये लगा या सरकार से ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि भाई जो वीडियो ऑडियो है, ये देखिए एक जनभावना है कि अगर हमें लगा कि कोई केस है, दोषी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जब ऑडियो वीडियो इस प्रकार से आए और जनता ने और उनके माता पिता ने ये कहा कि नहीं, ये ऑडियो वीडियो देखिए वो जो चीज है निकल कर आई, तो ठीक है, अगर उसमें भी हमें ये लगा कि उनके माता पिता को लगता है कि होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। और अनिल जी, क्योंकि प्रभा जी भी ये बात तो स्वीकार कर रही हैं कि जब ऑडियो वायरल हुए उसमें पूर्व विधायक की आवाज आई तो उसके आधार पर फिर ये चीजें आगे बढ़ी, ठीक, तो उसमें वीआईपी के नाम का जो जिक्र हुआ तो उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। देखिए ये तो सीबीआई जांच के बाद स्पष्ट होगा कि क्या है, लेकिन ये बात सच है कि जब वो ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद सरकार पर इतना पब्लिक का प्रेशर था कि उसके कारण मजबूरी में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा सीबीआई जांच का। और ये अच्छा भी है, कई बार बहुत जरूरी भी होता है कि जब इस तरह की किसी बहुत संवेदनशील मुद्दे पर, जब हम सिर्फ अंकिता का प्रकरण नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बेटियों का प्रकरण है, और इस तरह का कोई प्रकरण होता है जिससे कि लोगों की एक भावना जुड़ी होती है, सबकी एक भावना है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि जब इस तरह का दबाव बना और उसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत पहल की और सीबीआई जांच के लिए संस्तुति की। ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सरकार पब्लिक के लिए है और पब्लिक अगर कोई इस तरह की डिमांड करती है जो कि एक
किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए है। जब कोई इस तरह का फैक्ट सामने आया कि हाँ वहां पर कोई वीआईपी हो सकता है, ऑडियो में इस तरह की बात हुई, तो शायद सरकार को भी लगा होगा कि ठीक है, जब इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जांच हो जानी चाहिए, इसीलिए सीबीआई जांच की बात की। नहीं, बिल्कुल सर, बात ठीक है, लेकिन ये समय सीमा क्या कुछ रहने वाली है? क्योंकि अब सीबीआई जांच कितने दिन में ये पूरे मामले को सुलझा लेगी, या फिर 2027 के चुनाव की भी शुरुआत हो जाएगी, तब तक भी जांच पूरी नहीं हो पाएगी? तो ये तो बीच में चीजें अटकी रहेंगी ना। अगर पहले ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए तो क्या कुछ राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? पुष्पेंद्र जी, आप भी जानते हैं कि किसी भी जांच का कोई समय तो है नहीं। देखिए, अगर ये समय पर जांच होती किसी सिटिंग जज की या रिटायर्ड जज की निगरानी में होती कि ठीक है इसमें 6 महीने 5 महीने का समय आपको दिया जा रहा है, तब तो हम कह सकते थे ठीक है अगले 6 महीने या अगले 1 साल में जांच हो जाएगी। लेकिन जब उसकी कोई समय सीमा तय नहीं है तो उसका फिर ये कहना कि ये कितने समय में हो जाएगी, ये तो बड़ा वो है। और जब तक निश्चित तौर पर जब तक ये जांच रिपोर्ट आई नहीं, और मुझे तो लगता है जांच रिपोर्ट आने के बाद भी ये मामला राजनीतिक रहेगा और इस पे लगातार राजनीति होती रहेगी। बीजेपी को हर बार जैसे होता ना बोतल का जिन बाहर निकल जाता है, ये जिन मुझे लगता है कि जो भी चुनाव होगा उससे पहले हर बार निकलेगा। ठीक है आशीष जी, क्योंकि अभी इसकी कोई समय सीमा तो है नहीं कि सीबीआई कब तक इस पूरी मामले की गुत्थी को सुलझा लेगी। ठीक है, अगर समय ज्यादा लगता है तो कांग्रेस तो खुद ही भूल जाती है मुद्दों को। पिछली बार भी मैंने यही कहा था। सामने एक निवेदन जरूर करूंगा, यदि कोई ऐसा मुद्दा हो जिसे कांग्रेस भूल गई हो, तो मैं आपसे निवेदन करते हुए ये बात कह रहा हूं, तो हमें जरूर याद दिलाइए। हो सकता है कि बीजेपी के हजारों मुद्दों में कोई एक आध मुद्दा हमसे छूट रहा हो, तो हम उस पर भी बात करने को तैयार हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आशीष जी, उर्मिला सनावर के आने के बाद ही तो फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। उससे पहले तो कांग्रेस भी बैठ गई थी आराम से। मैं यही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने प्रत्येक वक्तव्य में लगातार ये कहा है कि वो वीआईपी कहाँ है, उसकी जांच कब होगी। सरकार ने कहा कि नहीं, एसआईटी गठित है, जांच की जाएगी। एसआईटी ने उस मामले को लगातार लटकाने का भी काम किया और पुलिस की जांच में इसमें भ्रम फैलाने का भी काम किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से केवल एक अपेक्षा करता हूं कि क्या ये पहले तो ये मानने को तैयार है भी या नहीं है कि कोई वीआईपी है या नहीं है। दूसरा, हमने ये कहा कि न्याय महसूस होना चाहिए। न्याय कोई दिए जाने की चीज भी है, लेकिन साथ साथ वो जनता को महसूस भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाया, एक तरफ तो इनके पूर्व विधायक उनको आरोपी बता रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी बीजेपी। इतना अच्छा जन्मदिन पुष्पेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के किसी नेता का कभी भाजपा के लोगों ने मनाया हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, हमारे 5 माननीय सांसद भी हैं। उनके जन्मदिन मनाने में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दुष्यंत गौतम का जन्मदिन पूरे बीजेपी के लोगों ने सोशल मीडिया पर मनाकर उत्तराखंड की जनता को यह एहसास कराया कि हम उस तथाकथित वीआईपी आरोपी के साथ खड़े हैं, जो अंकिता भंडारी के मामले में जिसके लिए ये अपराध किया गया है। ठीक है, तो अगर ये उसके साथ खड़े होने का इन्होंने ताकत दिखाई, तो प्रदेश की जनता के साथ भी खड़े होने की तो ताकत दिखाइए। आप पंचायत चल रही है अभी, मैं पुष्पेंद्र जी 1 मिनट लूंगा बस, कि जब बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा था तो ये बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री जी अपनी गाड़ी से जा रहे थे, अचानक उन्होंने गाड़ी मोड़ ली आंदोलनकारी छात्रों की तरफ और वहां जाकर कह दिया कि सीबीआई की घोषणा। मुझे प्रभा बंदूनी जी यहाँ बैठी है, बहुत बड़ी नेता है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन ये बताने का कष्ट जरूर करें कि वो जो सीबीआई जांच नंबर 1 थी, जब मुख्यमंत्री जी को अचानक जवाब ले लेते हैं, समय भी कम है। प्रभा जी जवाब दे दीजिए। जी, मैं इनको ये कहना चाहूंगी, जो दुष्यंत गौतम जी ये नाम ले रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का मुझे लगता है ऐसे नाम लेना इनकी बहुत जल्दबाजी होगी। रीजन क्या है कि उन्होंने हाई कोर्ट में उन्होंने मानहानि का दावा भी कर दिया है और जिन लोगों ने उनके नाम लिए थे उनके खिलाफ उन्होंने मानहानि का दावा कर दिया और उन्होंने खुद मीडिया में आकर भी ये कहा था कि मेरे को बदनाम किया जा रहा है और अगर मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत आएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो आप बार बार किसी व्यक्ति का ऐसे नाम ले लोगे। ऐसे तो कांग्रेस के, मैं ये कहूंगी जब इनके हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए थे, हम वो चीज भूल जाएंगे कि आप राज्य को लूट लो, मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा, सारे अधिकारियों को आपने बोल दिया। ठीक है प्रभा जी, समय की भी कमी है। आपका भी प्रभा जी और आशीष जी, आपका भी, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कल देहरादून में परेड ग्राउंड में एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है और उसमें
इंडिया गठबंधन के सभी दल भी शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की भी वहां पर रणनीति बनाई जाएगी और ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये भी देखा जाएगा। और 2027 में अंकिता भंडारी का मुद्दा कितना कायम रहेगा वहां पर और इस मुद्दे से कितना प्रभाव राजनीति पर पड़ेगा, किसका फायदा किसका नुकसान होगा। फिलहाल सीबीआई जांच भी चल रही है। क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लेगी या फिर जांच ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि समय सीमा फिलहाल कुछ नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।